हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ खास साइकोलॉजी एमसीक्यू के बारे में। दीज ऑल एमसीक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आपको लगे कि ये इजी हैं, बट दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करते हैं। अभी जब मैं इस वीडियो को डिस्क्राइब करूँगा तो आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या क्या हमको याद रखना है। ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो एंड यू ऑल्सो कैन चेक योर सेल्फ कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आप खुद को भी चेक कर सकते हैं। एंड आपको बताया था कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहाँ पर मैं आपके लिए कुछ न कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर इन्हेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग। सो यू कैन वॉच दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज यहाँ पर हम जो एमसीक्यू रखे हैं दैट इज़ अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी। जो आपका इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी होता है उससे लेकर ये एमसीक्यू है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज। साइकोलॉजी का जो प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द कॉन्शियस माइंड, ऑप्शन डी द अनकॉन्शियस माइंड। ये आपके सामने चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि हम जब भी स्टडी करते हैं, ख़ासतौर पे साइकोलॉजी को जब भी पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि हम ऐसा लगता है कि हम तो इसको समझ गए हैं, हमें चीज़ें समझ में आने लगी हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये आपके डेली व्यवहार से जुड़ी होती है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कैसे सही आंसर करेक्ट चूज करें। सो फॉर दिस हमें ये ध्यान रखना है कि बारीकियाँ, यानी जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें बारीकियों को खोजना है कि हम कैसे सही आंसर पता कर सकें। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली जो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी होती है उससे लेकर क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे लगेगा कि ये भी सही है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर जो साइकोलॉजी का है दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको मैं बता दूं कि इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में जब अरस्तु प्लेटो थे तो उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड की बात की जाती थी कि ये इस तरह का विज्ञान है जो कि इस कॉन्शियस माइंड के अध्ययन की बात करता है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी में, या फिर जब साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाया गया, फिलॉसफी से अलग किया गया, एट दैट टाइम साइकोलॉजी का जो बेसिक सब्जेक्ट मैटर रहा दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी साइकोलॉजी में हम किसी के बिहेवियर का स्टडी करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है ना। तो इस तरह से ध्यान रखिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कल टेलीग्राम पर इसी को लेके मैंने ट्रू एंड फॉल्स को सेंड किया था, तो आपने वहाँ पर देखा होगा, तो कुछ लोगों ने इसको भी सही किया होगा। सो यू मस्ट ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि साइंटिफिक साइकोलॉजी का गोल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका साइंटिफिक साइकोलॉजी है उसके गोल हैं, उसके कुछ लक्ष्य हैं कि भाई क्या करेगी साइकोलॉजी, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है कि कौन से गोल हैं साइकोलॉजी के। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं DEP एंड CO। डी का मतलब है डिस्क्राइब करना, ई का मतलब है एक्सप्लेन करना, पी का मतलब है प्रिडिक्ट करना, और CO का मतलब है कंट्रोल करना। यानी साइकोलॉजी के, साइंटिफिक साइकोलॉजी के चार गोल हैं: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। तो डैपको, DEP CO, डैपको, इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ साइकोलॉजी? डैपको, DEP CO, इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे ना बस होता है, डिपो होता है ना। डिपो सुने आप ना, कई बार सुनते हैं झांसी डिपो, दिल्ली डिपो, इस तरह से डिपो होता है। तो
उसमें बैठकर हम जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक कि वैसे ही कुछ याद करें तो गोल ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज डेप्थ को, मतलब इस तरह से डिस्क्राइब करेगा, साइकोलॉजी किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करेगा, उसके बारे में प्रिडिक्शन करेगा और कंट्रोल करेगा। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी, तो यहाँ पर एक्सप्लेन बिहेवियर, प्रिडिक्ट बिहेवियर, कंट्रोल बिहेवियर, ये तीनों गोल हैं, लेकिन ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर इज नॉट गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो यही पूछा था विच इज नॉट अ गोल, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाउ कीप इन माइंड कि इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता था कि जैसे मान लीजिए कोड आपको बना के दे देता है, उसके बाद बोलता कि ए बी सी सही है या फिर आपका बी सी डी सही है। इसी तरह से क्वेश्चन भी क्रिएट किए जाते हैं, बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको सही आंसर को फाइंड करने में। सो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। What characterize a school of psychology, या फिर बताना है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए आपने आई थिंक आपने निश्चित ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स होते हैं लाइक फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, इसके बारे में पढ़ा होगा। बट क्या कभी ध्यान दिया है आपने कि मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल स्टडी की चीज़ें कहाँ से बन के आ जाती हैं। यहाँ पर सीधा नहीं पूछ रहा है कि भैया कि कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ऐसा नहीं पूछा है, उसने पूछ दिया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होते हैं वो होते क्या है। अगर जैसे आप फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, जो भी और भी आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उनकी बात करें तो आखिर ये है क्या। सो ऑलवेज कीप इन माइंड ये केवल एक अपनी विचारधारा है, एक ये डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, एक अपनी मान्यता होती है ना। मतलब जिसने पहला जो स्ट्रक्चरलिज्म सेटअप किया उस मान्यता को दूसरे लोगों ने नहीं माना और वो अपना दूसरा स्कूल लेके चले आए, दूसरा व्यू पॉइंट लेकर चले आए, जैसे कि फंक्शनलिज्म में मान लीजिए, है ना। सो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, सिंपल सी बात है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कुछ नहीं है, दिस इज द सिंपल व्यू पॉइंट एंड एजप्शंस, यानी यह अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, है ना। जैसे कि अगर सिगमंड फ्राइड की बात की जाए तो वो अनकॉन्शियस को मानते हैं, लेकिन दूसरी जैसे अगर हम बात करें जो आपकी ह्यूमनिस्टिक स्कूल होता है वो क्या बोलता है, नहीं कि इंसान में सेल्फ ग्रोथ करने के लिए खुद ही पावर होती है, तो वो उस चीज़ को मानते हैं। सो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज अ जस्ट अ व्यू पॉइंट एंड एजम्पशंस, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनलिज्म एसोसिएटेड विथ विलियम जेम्स। देखिए फंक्शनलिज्म किससे जुड़ा हुआ है, विलियम जेम्स से। इज पार्टिकुलरली, यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यू छोटा करना पड़ेगा, यस नाउ यू कैन सी होल एमसीक्यू, होल क्वेश्चन। सो फंक्शनलिज्म एसोसिएटेड विथ विलियम जेम्स, फंक्शनलिज्म आपका विलियम जेम्स से जुड़ा हुआ है। इज पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन, यानी फंक्शनलिज्म किससे मतलब किस बारे में है या फिर किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। सो एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में ही सीखने को मिल गया, दैट इज फंक्शनलिज्म इज अबाउट फंक्शनलिज्म इज द थॉट प्रोसेस, या फिर फंक्शनलिज्म इज प्रपोज्ड बाय विलियम जेम्स, या विलियम जेम्स से जुड़ा हुआ है। तो आखिर फंक्शनलिज्म करता क्या है ये हमें जानना है। तो देखिए इंट्रोस्पेक्शन, और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके बाद हाउ द माइंड वर्क, इसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है जो फंक्शनलिज्म है, अगर जो शब्द ये फंक्शनलिज्म जो शब्द है अपने आप में अगर इसका थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा समझें तो देखेंगे फंक्शनलिज्म में आता है फंक्शन, क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शन। और फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कैसे कार्य करती है, हाउ वर्क, ठीक है, कैसे कार्य करती है, कोई भी चीज़ कैसे फंक्शन होता है। तो ध्यान रखना है जो फंक्शनलिज्म है जो विलियम जेम्स ने दिया था, तो विलियम जेम्स का मानना था कि हाउ द माइंड वर्क, माइंड कैसे काम करता है, इस पर फोकस किया था विलियम जेम्स ने। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं
जब जैसे पहला स्कूल आपका आया था स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आया था, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो बात करता था स्ट्रक्चर पे, जो जो भी थॉट प्रोसेस है उनको ब्रेक करके स्टडी किया जा सकता है, इसको वो मानते थे। लेकिन जब विलियम जेम्स उनसे सहमत नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान मतलब इस पर स्टडी नहीं करना है कि उसके क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे, उस पर ध्यान नहीं रखना है। हमको फोकस करना है कि हाउ द माइंड वर्क, माइंड कैसे काम करता है। तो इन्होंने अपना स्कूल ऑफ थॉट दिया था, दैट इज द फंक्शनलिज्म, है ना। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो इंट्रोस्पेक्शन लिखा है तो ये आपका ये विलियम बुंड से संबंधित है। आपका जो विलियम बुंड का स्टडी था उसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात कही गई थी, आत्मनिरीक्षण की बात कही गई थी। आप जब डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं कि इंट्रोस्पेक्शन में कुछ खामियां थी, जैसे कि अलग अलग लोगों के जो आत्मनिरीक्षण होते हैं वो सही नहीं होते हैं, बायस्ड होते हैं। और यही सारी बातें थी जिसकी वजह से विलियम जेम्स सहमत नहीं हुए और वो अपना कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो अगर विलियम बुंड की बात की है तो विलियम बुंड का फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थॉट था, वो ध्यान रखिएगा। एंड ये इन्होंने 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश की थी और इसलिए इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है वुंड को। तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि विलियम जेम्स की जो बुक थी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1890, उसका नाम क्या था, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आप इसे भी ध्यान रखिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द जर्मन वर्ल्ड गेस्टाल्ट? Which one of the following is correctly associated with the German world gestalt? Very easy question, है ना। आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पर मैं आपके लिए टर्मिनोलॉजी शेयर करता हूँ। वाई? बिकॉज योर बेसिक अंडरस्टैंड जनरेट फ्रॉम टर्मिनोलॉजी। आप चीज़ों को समझ पाएंगे अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं। तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है ये इसमें पूछा गया है। तो आप देखिए, न्यूरॉन नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी नहीं होता है, रिप्रेशन भी नहीं होता है। सिंपल सी बात है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसा थॉट था जो कहता था कि हम चीज़ों को एज अ होल परसेप्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होल। यानी अगर हमारे सामने कुछ भी घटना होती, फेनोमेना होती है, परसेप्शन करते हैं तो हम चीज़ों को एज अ होल परसेप्ट करते हैं, ना कि टुकड़ों में, ना कि हिस्सों में, है ना। तो इन्होंने एक अपना नया थॉट दिया था। और किसने दिया था अगर ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका नाम आता है, वदाइमर का नाम आता है, वोल्फगैंग कोहलर का नाम आता है और कर्ट कोफका का नाम आता है ना। और इनका मानना था कि हम एज अ होल चीज़ों को समझते हैं। तो दिस इज अबाउट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसे भी ध्यान रखिएगा। Now next question, that is 6. What school of psychology indicate that it is important to study behavior itself, not the mind or consciousness? यानी कौन सा स्कूल है साइकोलॉजी का जो ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिहेवियर इटसेल्फ, यानी बिहेवियर को अपने आप में स्टडी करना ही इम्पोर्टेंट है, ना कि माइंड को और कॉन्शियसनेस को। तो भाई ये किसने दिया था? ये जो थॉट पैटर्न है ये आपका था JB वॉटसन से जुड़ा था और ये था बिहेवियरिज्म। यानी बिहेवियरिज्म बात करता है कि भैया अपने आप में बिहेवियर को स्टडी किया जाए कि कोई बिहेवियर क्यों होता है, और बिहेवियर को क्यों होता है इस बारे में जानने के लिए बिहेवियर के होने के लिए जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं उस पर फोकस किया जाए। एंड इसे किसने दिया था? JB वॉटसन ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। किसने दिया था? JB वॉटसन ने। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं कहूँ कि वॉटसन का थ्योरी कैसे आ गया, क्योंकि जब ये इन्होंने देखा कि लोग कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं होता है। इन्होंने अपना थॉट पैटर्न दिया और उसको लेके अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज बिहेवियरिज्म। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बिहेवियरिज्म सीधी बात करता है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ना कि किसी और चीज़ की।
अब यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म लिखा है, साइको एनालिसिस लिखा है, फंक्शनलिज्म लिखा है। मैं कई बार अलग अलग वीडियोस में इनके बारे में बता चुका हूँ और आज भी कुछ इसी वीडियो में सीखा है। तो आज आपके लिए एक होमवर्क है, काम है कि वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और पूछिए अपने आप से कि स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, फंक्शनलिज्म किसके द्वारा दिए गए थे, और कमेंट करके बताइए। तो आज आपके लिए थोड़ा सा काम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7th है, the principal assumption of psychoanalysis is that, यानी जो साइको एनालिसिस है उसका क्या मान्यता है ये बताना है। सो अगर आप साइको एनालिसिस के बारे में पढ़े हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। सो डायरेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ह्यूमन बीइंग्स हैव एन अनकॉन्शियस मेंटल लाइफ, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके माइंड में मतलब उनकी जो लाइफ होती है उसमें अनकॉन्शियस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस बारे में साइको एनालिसिस काम करता है। सिगमंड फ्राइड को मैंने कई बार पढ़ाया है तो आपने इसको सुना होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन बीइंग्स हैव एन अनकॉन्शियस मेंटल लाइफ। ये साइको एनालिसिस इसी प्रकार करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th, कॉग्निटिव व्यू पॉइंट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। इसमें कहा गया है जो कॉग्निटिव व्यू पॉइंट है वो स्ट्रेस करता है इम्पोर्टेंस ऑफ, अब बताना है किसका करता है, लर्निंग का, थिंकिंग का, मोटिवेशन का, या बायोलॉजिकल ड्राइव्स का। सिंपल सी बात है, पूछा है कि जो कॉग्निटिव व्यू पॉइंट है वो किस बारे में अपने कॉन्सेप्ट को पुट करता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। सो जस्ट अगर आप कॉग्निशन को अगर आपने पढ़ा होगा, कॉग्निशन का मतलब जानते हैं, तो वेरी इजीली यू कैन गिव द आंसर। तो ये आपका है ऑप्शन बी करेक्ट, थिंकिंग। यानी कॉग्निशन मतलब हायर मेंटल प्रोसेस, हायर मेंटल थिंकिंग, कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमने कहीं पे म्यूजिक सुना, म्यूजिक स्ट्रिंग्स हारमोनियम बजते हुए सुना, तो दैट इज सिंपल सेंसेशन। अगर हमने ये पता कर लिया कि भाई ये टोन उस गाने की है, मान लीजिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गाने की टोन चल रही है और उसके बारे में हम ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर टोन उस गाने की है, मतलब हायर मेंटल प्रोसेस करते हैं, थिंकिंग करते हैं और बता पाते हैं कि ये चीज़ उससे जुड़ी है, दैट इज द कॉग्निशन। तो ये आपका थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें कहा गया है what viewpoint stresses the importance of activity of the brain and our nervous system। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा MCQ पूरा नहीं था। हाँ, नाउ यू कैन सी होल फुल MCQ। what viewpoint stresses the importance of the activity of the brain and nervous system। भाई नर्वस सिस्टम और ब्रेन ये जो मतलब बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा व्यू पॉइंट कहता है। सीधी सी बात है, ना तो साइकोडायनामिक बोल रहा है, ना तो लर्निंग बोल रहा है, और ना ह्यूमनिस्टिक बोल रहा है। कौन से बोल रहा है, बायोलॉजिकल, क्योंकि ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम ये बायोलॉजिकल में आएगा ना, तो बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट बोलता है। तो इसे आप आसानी से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है साइकोथेरेपी इज अ वर्क एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ व्हाट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोथेरेपी के बारे में तो पढ़ा होगा ना। साइकोथेरेपी पूछा है कि कौन से फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से जुड़ा है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से नहीं है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से नहीं है, और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी से भी नहीं है। कौन से फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से है, तो आपका जो ऑप्शन बचा है दैट इज द ऑप्शन सी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपका जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी का यूज होता है। लोगों के मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी का यूज किया जाता है। सो आई थिंक आपने इन सभी MCQ को समझा होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड आप टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।